स्वागत है आप सभी का 5 मिनट कंसेप्ट के इस नए सीरीज़ में। ये है वीडियो नंबर 26। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ये पावर फैक्टर और पावर लॉस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है या क्या रिलेशन है। कई बार आपने सुना होगा लोग मोटे मोटे तौर में पावर फैक्टर को लॉस कह देते हैं, तो क्या ये पावर फैक्टर लॉस दोनों सेम है या पावर फैक्टर कम होने की वजह से लॉस होता है? अगर ऐसा भी होता है तो कैसे होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस में समझाऊं तो ये जो पावर फैक्टर है और पावर लॉस है, ये दो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, दोनों डिफरेंट होता है। पावर फैक्टर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। जो पावर फैक्टर है, जैसा कि नाम से आपको पता चला, ये पावर का रेशियो होता है, फैक्टर होता है। कौन से पावर का फैक्टर होता है? तीन प्रकार का पावर के बारे में आपने सुना होगा: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। ये एपरेंट पावर क्या है? एक्टिव और रिएक्टिव का वेक्टर समेशन को ही एपरेंट पावर कहते हैं। और एपरेंट को आपने टोटल पावर के नाम से भी सुना होगा। ये टोटल पावर होता है हमारा। और हमारे घरों में ज़्यादातर जो लोड है, जैसे एग्जांपल के लिए हम सीलिंग फ़ैन पकड़ लेते हैं, तो सीलिंग फ़ैन आपको पता है कि ये एक इंडक्टिव लोड है। पर क्या ये प्योरली इंडक्टिव लोड है? क्या 100% सिर्फ इसमें इंडक्टेंस का ही वैल्यू है, कोई रेजिस्टिव नेचर नहीं है? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। जितनी भी इंडक्टिव लोड है प्रैक्टिकली, उन सब में जो है आपको रेजिस्टिव नेचर भी देखने मिलेगा। क्योंकि भाई अब कैसे इंडक्टर जो वाइंडिंग आप करेंगे, किससे करेंगे? वायर से करेंगे। और हर एक वायर के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होता है, तो रेजिस्टिव नेचर होता है। तो फैन को चलने के लिए रिएक्टिव पावर का तो रिक्वायरमेंट लगेगा, साथ ही साथ एक्टिव पावर का भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगा। तो जब एक्टिव रिएक्टिव दोनों का ही रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फैन को चलने के लिए एपरेंट पावर का रिक्वायरमेंट होगा। जी हाँ, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि ये एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट और कौन एक्टिव लेगा कौन रिएक्टिव लेगा, इन सब बातों में अगर कन्फ्यूजन है, तो पावर फैक्टर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ों को समझा है। आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अब इस पावर फैक्टर को आप गहराई से समझिए कि ये पावर फैक्टर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि 0.8 पावर फैक्टर है, तो इस 0.8 से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, हमें क्या क्या पता चल रहा है। तो हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इसे चलने के लिए जो टोटल पावर का रिक्वायरमेंट है, जिसे हम एपरेंट कह रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड से ले रहा है, उसमें कितना एक्टिव पावर का क्वांटिटी है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इसे जो टोटल पावर इसने लिया, जो टोटल एपरेंट पावर लिया, कहाँ से लिया? इलेक्ट्रिकल ग्रिड से लिया। उस इलेक्ट्रिकल ग्रिड से ली हुई पावर में कितना आपका एक्टिव पावर है या कितना रिएक्टिव पावर है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस पावर फैक्टर के वैल्यू से हमें मिल जाता है। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। अब ये कैसे समझ में आएगा? तो देखिए, इसको अच्छे से समझाने के लिए जो है हम बियर एनालॉजी का ही यूज़ में लेंगे। ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई भी आपको पावर फैक्टर कॉन्सेप्ट समझाता है तो ये वाला एग्जाम्पल लेता है। मैं भी इसे समझाना चाहूँगा आपको। तो ये जो आपको बियर का ग्लास दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ बियर है और ऊपर में कुछ आपको फोम दिख रही है वाइट कलर का। तो इस फोम को जो है हम लोग रिएक्टिव पावर कंसिडर करते हैं, और इस बियर को, जो एक्चुअल बियर है, वो हमारा एक्टिव पावर है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इस एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों का सबमिशन, यानी कि ये जो पूरा ग्लास है, इसे हम एपरेंट पावर मानेंगे। अब इस ग्लास का जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, फिक्स है। मतलब अगर मान लीजिए 500 ml का कैपेसिटी है तो 500 ही आ सकता है। आप 600 नहीं डाल सकते, उससे कम आप डाल सकते हैं, वो अलग बात है, बट मैक्सिमम आपका 500 का ही लिमिट होगा। तो अगर ये फोम को अगर आप ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा फोम हो जाता है आपका, तो जो एक्चुअल बियर है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो रिएक्टिव पावर अगर आप बढ़ाएंगे तो जो एक्टिव पावर है वो आपका कम हो जाएगा, जो टोटल हमारा पावर है उसमें से, है ना। और पावर फैक्टर क्या होता है? टोटल पावर में कितना एक्टिव पावर है, कई तो रेशियो होता है ना। ये फॉर्मूला होता है आपका एक्टिव पावर बाई आपका एपरेंट पावर। तो जैसे जैसे आपका रिएक्टिव पावर बढ़ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, वैसे वैसे आपका जो पावर फैक्टर है वो घट रहा है। पावर फैक्टर का रेंज जो है 0 से 1 होता है। मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब हमारा पूरा जो ग्लास है वो बियर से बढ़ा हुआ रहेगा, राइट। बियर से बढ़ा हुआ मतलब पूरा जो ग्लास है एक्टिव पावर से बढ़ा हुआ है। एक्टिव पावर जब एपरेंट पावर के इक्वल हो जाएगा तब हमारा पावर फैक्टर 1 आएगा। तो ये चीज़ आपको ये फॉर्मूला देख के भी समझ में आता है। जब नीचे वाला एपरेंट पावर, ऊपर वाला वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा, 100 यूनिट मान लीजिए हो जाएगा, तो आपका कट करके 1 आ जाएगा। और जब 1 आ जाता है तो उसे हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है वो बेस्ट होता है। हम हमेशा जो है अपने पावर फैक्टर को 1 के करीब रखने की कोशिश करते हैं। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ कि पूरा ग्लास आपका फोम से भरा हुआ है, यानी कि पूरा जो ग्लास है आपका रिएक्टिव पावर से भरा हुआ है,
आपका एक्टिव पावर ज़ीरो है। तो उस केस में अगर इस फॉर्मूला में आप एक्टिव पावर को ज़ीरो पुट करेंगे तो आपका जो पावर फैक्टर है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि अगर आप प्योरली इंडक्टिव लोड की बात करेंगे तो उसका जो पावर फैक्टर होगा वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भैया जैसे जैसे रिएक्टिव पावर का डिमांड बढ़ेगा ग्रिड से, वैसे वैसे हमारा जो पावर फैक्टर है वो कम होता जाएगा। अब अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं जैसे सीलिंग फैन का, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सीलिंग फैन को जितना एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है चलने के लिए, जितना रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है चलने के लिए, उतना उसको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो वो ठीक तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो भैया फैन जो है, सीलिंग फैन है, वो एक इंडक्टिव लोड है। तो इंडक्टिव लोड है तो जाहिर सी बात है वो रिएक्टिव पावर लेगा ही लेगा। अब रिएक्टिव पावर लेगा तो हमारा पावर फैक्टर तो कम होगा ही ना। तो पावर फैक्टर कम होने से क्या दिक्कत है कि सीलिंग फैन ने जितना एपरेंट पावर का डिमांड किया था इलेक्ट्रिकल ग्रिड से, उसमें एक्टिव पावर का जो क्वांटिटी था वो कम हो गया। कैसे कम हुआ, ये बियर एनालॉजी से आपने बड़े तरीके से समझा था कि एक्टिव पावर, आपका रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो गया तो आपका एक्टिव पावर जो है कम हो जाता है। कैसे? अब देखिए, इस सीलिंग फैन को चलने के लिए जितना एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है वो भी तो पूरा करना होगा ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिएक्टिव पावर का डिमांड पूरा कर रहे हैं तो वो अच्छे से चलेगा। जितना एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है, जितना रिएक्टिव पावर की डिमांड है, दोनों को फुलफिलमेंट करना पड़ेगा हमें। जो हमारी सीलिंग फैन है उसका जो एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है वो 40 यूनिट है और जो रिएक्टिव पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो 60 यूनिट है। यानी कि जो टोटल पावर का रिक्वायरमेंट है, जिसे हम एपरेंट पावर कहते हैं, वो 100 यूनिट है। हालांकि इस तरीके से ऐड नहीं होता है, यहाँ पे वेक्टर एडिशन होता है, बट आपको इजीली समझ में आ जाए इस तरीके से मैं जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो जो एपरेंट पावर का रिक्वायरमेंट है वो 100 यूनिट है। तो ये फ़ैन हमारा चलेगा। तो अब ये 100 यूनिट ये किससे लेगा? हमारा ग्रिड से लेगा, यहाँ से ट्रांसफार्मर से हमारा लेगा। तो जब हमने यहाँ से 100 यूनिट का डिमांड किया तो देखा कि 100 यूनिट में चूंकि हमारा पावर फैक्टर कम है तो सिर्फ हमें एक्टिव पावर जो है 30 यूनिट मिल रहा था और रिएक्टिव पावर जो है हमारा 70 यूनिट मिल रहा था। तो हमारा रिएक्टिव पावर का डिमांड तो फुलफिल हो रहा है, पर हमारा एक्टिव पावर का डिमांड यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हमारा फ़ैन क्या करेगा भाई? उसको तो जितना एक्टिव पावर चाहिए उसको तो देना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक तरीके से चलेगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो वो क्या करेगा, अपना जो ओवरऑल हमारा एपरेंट पावर का रिक्वायरमेंट है उसको वो इंक्रीज कर देगा। यानी कि अब जो है वो 120 यूनिट लेगा, जिसमें से उसका जो है 40 यूनिट एक्टिव पावर का डिमांड वो उसे मिल जाएगा। तो ये अब एपरेंट पावर क्या होता है? आप जानते हैं कि जो एपरेंट पावर होता है वो वोल्टेज इनटू करंट होता है। अब यहाँ पे आपके घरों में जो वोल्टेज आता है वो लगभग आप समझिए मोरलेस जो है वो 220 वोल्ट होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है? चेंज हमारा यहाँ पे करंट होगा। यानी कि पावर को अगर आपको बढ़ाना है तो आपका करंट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा, और यही होता है। आपका जो है करंट का जो वैल्यू है हमारे सर्किट वो इंक्रीज हो जाता है। अब चूंकि करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो जो कॉपर लॉस है, जिसे I²R से हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी बढ़ जाता है। तो पावर फैक्टर और लॉस के बीच में क्या रिलेशन है, समझ में आया? पावर फैक्टर कम होने से कैसे लॉस बढ़ता है? हमारा लॉस जो है ऐसे बढ़ता है क्योंकि हमारा करंट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है, और करंट का वैल्यू इंक्रीज होने से हमारा I²R जो है लॉस वो इंक्रीज हो जाता है। अब मान लीजिए कि हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता, पावर फैक्टर अच्छा होता तो क्या होता? तो जो एक्टिव पावर है वो ज़्यादा होता। अगर एक्टिव पावर ज़्यादा होता तो हमारा फ़ैन का जो भी एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट वो पूरा हो जाता। अब पूरा हो जाता तो हमारा 100 यूनिट में ही हमारा काम बन जाता है। पर भैया ये जो फ़ैन है वो तो हमारा इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड है यानी कि रिएक्टिव पावर वो लेगा, रिएक्टिव पावर लेगा तो एक्टिव पावर कैसे ज़्यादा हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे फ़ैन में पैरेलल में जो है हम कैपेसिटर को लगाते हैं। अब ये कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर हमारा रिएक्टिव पावर देता है। कैपेसिटर जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है। जब ये फ़ैन को रिएक्टिव पावर देता है तो अब इस फ़ैन को ग्रिड से रिएक्टिव पावर लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि कुछ लेता है, 100% तो कैपेसिटर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, कुछ लेता है, पर ज़्यादातर जो अब ये फ़ैन डिमांड कर रहा है एपरेंट पावर की, उसमें हमें एक्टिव पावर देखने मिलता है। तो इसी तरीके से जो है कैपेसिटर को यूज़ करके हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि भैया ये पावर फैक्टर क्या होता है और ये पावर लॉस क्या होता है। पावर लॉस कब होता है? पावर लॉस जो है हमारा पावर फैक्टर कम होने की वजह से हमारा जो करंट है सर्किट में वो बढ़ जाता है। और ये करंट कैसे बढ़ रहा है इसको आप इक्वेशन की मदद से भी समझ सकते हैं। आपको पता है एक्टिव पावर का जो इक्वेशन है सिंगल फेज सिस्टम के लिए, आपको पता है P = VI cos phi होता है। यहाँ पे cos phi जो है पावर फैक्टर है। तो यहाँ से आप करंट का अगर वैल्यू निकालेंगे तो P/V cos phi होगा। तो जो करंट है और cos phi है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब समझ में आता है, ये नीचे है। अब नीचे वाला वैल्यू को आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो ऊपर वाला वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाएगा।
है ना। नीचे अगर ज़्यादा बड़ा नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपका चीज़ें छोटी बनती जाएगी, और नीचे जो है अगर आप छोटा वैल्यू लेते जाएंगे तो आपका जो ऊपर वाला वैल्यू है वो बड़ा होता जाएगा। तो इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी आसान बनाने की कोशिश किया, कुछ नया यहाँ से ज़रूर सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके बताएं, कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।